पॉलिटी का आज संवैधानिक संस्था के रूप में पहला सेगमेंट आया है, जिसे हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है लोक सेवा, पब्लिक सर्विस लोक सेवा। ये संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन अनुच्छेद 308 से 314 तक है। इसके बाद जब आगे आप जाएंगे तो लोक सेवा आयोग आपको संविधान में पढ़ने को मिलता है। लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप जानते हैं, उसका अनुच्छेद आपको 315 से लेकर 323 तक है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये लोक सेवा ऐसी संस्था है जो लोक सेवा आयोग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग के कार्यान्वयन और उसके क्रियान्वयन को बनाती है। सबसे ऊपर सर्वोपरि लोक सेवा है। लोक सेवा में क्या क्या आता है, पब्लिक सर्विस होता क्या है, कैसे इसका प्रावधान रखा गया, संविधान सभा में इसके किस प्रकार के वर्णन को दिया गया है, संविधान सभा में कौन समर्थक थे इसके, और अनुच्छेदों में और भाग 14 में इसका वर्णन है। भाग 14 मैंने लिखा नहीं है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। भाग 14 में इसका वर्णन है। लोक सेवा संबंधित किस प्रकार की सेवाएं हमारे संविधान में वर्णित है और हमारे सरकार के द्वारा लिया जाता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। लोक सेवा को 3 प्रकार के श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे हम जानते हैं। पहला भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे IAS बोलते हैं। दूसरा भारतीय पुलिस सेवा, जिसे IPS बोलते हैं। और तीसरा भारतीय वन सेवा, जिसे IFS बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं, किस प्रकार से राज्य में विभाजित किया गया, किस प्रकार से केंद्र में विभाजित किया गया, इन सारे प्रावधान को आज के दिन इस पूरे टॉपिक में लोक सेवा में हम चर्चा करेंगे। लोक सेवा जब आप देखते हैं तो 1947 में 1947 के पूर्व जैसे IAS जो आज आप सुनते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये कोई नया नाम नहीं है आपके लिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आपके पास और जिसके बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, तैयारी करते हैं, ये जो IAS है, ये 1947 के पहले IES के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 1947 के बाद IAS कर दिया गया। इसके बाद इसी में IPS जो था उसे IP नाम से जाना जाता था, मतलब इंडियन पुलिस केवल नाम से जाना जाता था। उसे भी 1947 के पहले बदल दिया गया, भारतीय पुलिस सेवा कर दिया गया, IPS लगा दिया गया। तीसरा जो आपके पास श्रेणी में आता है IFS, भारतीय वन सेवा, उसको 1966 में बदला गया है। बदला क्या गया है, उसकी स्थापना की गई है और उसको फिर से क्या कर दिया गया, अखिल भारतीय सेवाओं में जोड़ दिया गया। यानी शुरुआत में अगर देखेंगे तो 1947 में इन 2 संस्थाओं का नाम, 2 सेवाओं का नाम, एक का था ICS और एक था आपका IP। इसको बदल के कर दिया गया IS और इसको बदल के कर दिया गया IPS। ये 3 नाम आपको याद रखना है। मतलब ये 2 नाम 1947 में हुए हैं और 1966 में आपका अंतिम वाला IFS, इसको भी अखिल भारतीय सेवा में जोड़ा गया है। यानी ये शुरुआत में 1947 के पहले इसका आपको वर्णन नहीं है। IPS जो है वो पुलिस की सबसे सर्वोपरि सेवा होती है और जो IAS है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी होती है। इसमें इन सारी सेवाओं को, लोक सेवा के इन सारी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। इन तीनों सेवाओं को, जो तीनों सेवाएं भारत की सर्वोपरि सेवाओं में गिनी जाती है। इसके अलावा जब हम इसके पूरे प्रावधान को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सुनने को मिलती हैं, उसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। IAS या IPS जो होता है, जब वो परीक्षाएं पास होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में राज्यों के द्वारा, जो राज्य उसे ट्रेनिंग कराता है, उस राज्य के अंतर्गत उसे कहा जाता है कि इस राज्य का वो कैडर था। तो आप सुनते होंगे कि केरल राज्य के कैडर थे, यानी IAS कहाँ के थे, तो केरल राज्य के कैडर में, मतलब ट्रेनिंग उन्होंने उस स्थान पे लिया है और उस रैंक के हिसाब से उनको पद मिलता है। बाद में उन्हें सेंट्रल जॉब में वापस लिया जा सकता है, फिर राज्य सरकार में भेजा जा सकता है। ये सारे प्रावधान हम आपको आज बताते हैं। जैसे आप अखिल भारतीय सेवाओं में से किसी भी 3 पर पदोन्नति पाते हैं या किसी पर नियुक्ति पाते हैं, तो आपको किसी भी राज्य में जॉब तो ये केंद्र सरकार की है, सेंट्रल का है, लेकिन किसी भी राज्य में आपको इसके लिए क्या किया जा सकता है, अपनी सेवा देने के लिए भेजा जा सकता है। उस सेवा के बाद आपको जब चाहे केंद्र सरकार अपने यहाँ सचिवालय में भी, दिल्ली सचिवालय में भी बुला सकता है। यानी कुछ दिनों के बाद आपको बुलाया भी जा सकता है और या तो आप राज्यों में सेवा को, दूसरे राज्यों में या उस राज्य के दूसरे जिले में, एक जिले से दूसरे जिले में अपने सेवा का विस्तार करते रहेंगे। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि एक बार राज्य में जाने के बाद आप वापस केंद्र सरकार के संस्था में नहीं जा सकते हैं, केंद्र सरकार के अधीन जो संस्थाएं उसमें कार्यरत नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। वो वापस भी ले सकते हैं, वो उनके ऊपर
विवेक पर है कि वो किस प्रकार से और कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के प्रशासनिक, किसी भी प्रकार के वहाँ पर ऐसी जो सुविधाएं जो जनता के हित के द्वारा हो, उन सेवाओं को करने के लिए इनका वर्णन किया गया है और इनकी सेवाओं ली जाती है। इन पूरे सेवाओं में आप देखेंगे तो संवैधानिक सभा, जब पुराने इतिहास को पलटेंगे तो संवैधानिक सभा में सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाओं का समर्थन करने वाले, अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए ऐसा कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे सरदार पटेल, जो इसके प्रबल दावेदार थे, जो कहते थे, समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे सरदार पटेल। और इनके द्वारा ही इसको संविधान में शामिल किया गया है। इसलिए सरदार पटेल को ही अखिल भारतीय सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही आपको देखने को मिलता है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं अखिल भारतीय सेवाओं में, लेकिन परीक्षा के मद्देनज़र वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। कहीं भी मैंने अभी तक प्रश्न में उसको बनते हुए नहीं देखा है, न किसी आयोग के ट्रेंड में है वो जो बार बार पूछा जाता है। आपसे संबंधित प्रश्नों में पूछा जाएगा तो केवल अनुच्छेद पूछा जा सकता है, जिसमें 308, 309, 310, 312 ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं। इन चारों को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इनसे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इनसे संबंधित जो आपको याद करना है वो देख लीजिए। 309 में आपका, 308 में लोक सेवा एक संस्था होगी, इसके बारे में बताया गया है। 309 में आपका भर्ती, वेतन, प्रक्रिया, पदोन्नति, स्थानांतरण, जितने भी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़र होगा कैसे, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसमें किस प्रकार से उनको प्रमोशन, किस प्रकार से उनकी सैलरी होगी, उनको कौन सी ग्रेजुएटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें 309 में हैं। 310 में जब आप आएंगे तो उनके भर्ती को लेकर कार्यकाल कितना होगा, कितने समय तक वो रहेंगे, उसकी बात है। तो कार्यकाल मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर हैं ये। जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होगी तब तक ये 310 में कार्यकाल इनका वर्णन है। यानी लोक सेवा के जो सदस्य होंगे वो लोक सेवा के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उनकी मर्जी पर डिपेंड करते हैं। यानी 310 में कार्यकाल है, 309 में भर्ती, वेतन और प्रक्रिया है, 308 में पद है और 312 में इनसे संबंधित जो इनको लोक सेवा के सदस्यों को संबंधित जो अधिकार, प्रतिरक्षण या स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, अब जैसे 311 आपको मैंने नहीं लिखा है, 311 और 312, 311 में इनके अधिकार हैं, अधिकार और प्रतिरक्षा, यानी इनके पे ऊपर कोई आरोप लगता है तो ये किस प्रकार से अपने आरोप की सुनवाई के लिए इनको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इनके साथ किस प्रकार से न्याय होना चाहिए, उसकी सारी व्यवस्था 311 में की गई है। यदि किसी लोक सेवक सदस्य के खिलाफ किसी भी प्रकार का यदि कोई शिकायत करता है या सरकार को लगता है कि संविधान के अंतर्गत इसकी कार्यप्रणाली नहीं चल रही है तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी उससे संबंधित इसे कौन कौन से अधिकार इस लोक सेवा के सदस्यों को प्राप्त है वो अनुच्छेद 311 में वर्णित है। 312 में जाते हैं तो 312 बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल है जिसको बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कभी मान ले ये पूछ दिया जाए, अभी तक तो ट्रेंड में नहीं है, पूछा नहीं गया, लेकिन पूछ दिया जाए तो बहुत कम स्टूडेंट इसका जवाब दे पाएंगे। अनुच्छेद 312 में स्वतंत्रता के पहले जो इस पद पर आए होंगे आईपीएस या आईएएस या आईएफएस, तो आईएफएस तो था नहीं, आईएएस और आईपीएस बने होंगे, उनका स्वतंत्रता के बाद सरकार को यह अधिकार है कि वो किस प्रकार से उनके पदों में उन्नति, पदों में पदोन्नति, उनका डिमोशन, उनका प्रमोशन या उनके सैलरी को कम करना, ये सारी चीज़ें 312 में वर्णित है। 312 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले रहे हुए या अपॉइंट हुए जो आईएएस या पीसीएस होंगे, आईएएस या आईपीएस होंगे, उनके प्रति किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है, वो 312 में वर्णित है। ये 308 से लेकर 312 तक 5 अनुच्छेद है, जो पांचों अनुच्छेद से आपको प्रश्न देखने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलता है। अनुच्छेद से संबंधित ये हो गए। उसके बाद संवैधानिक सभा में यानी संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवा के सबसे पहले दावेदार या सबसे पहले समर्थक या लाने के लिए किसने सबसे पहले सलाह दिया, जैसे भी याद करना वैसे याद कर सकते हैं, तो सरदार पटेल थे। इसलिए अखिल भारतीय सेवा का जनक सरदार पटेल को कहा जाता है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद करना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ इससे संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल ओरल है, जिसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे केंद्रीय सेवाएं और राज्य सेवा। ये 3 श्रेणी मैंने शुरू में आपसे बोला कि लोक सेवा 3 प्रकार के श्रेणी में बटा है। पहला है अखिल भारतीय सेवा,
अखिल भारतीय सेवा, अभी मैंने आपको इसके बारे में तीनों के बारे में समझाया। केंद्रीय सेवा है दूसरा, और तीसरा है राज्य सेवा। केंद्रीय सेवा में जो सबसे हेड होंगे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो जिसके सबसे हेड होंगे, उनके जो भी सबसे बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति होंगे वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आते हैं, जो सेंट्रल के कुछ डिपार्टमेंट हैं जिसका नाम मैं जैसे बोलता हूँ उसके आगे आपको केंद्रीय लगा लेना है। जैसे अभियांत्रिक सेवा, इंजीनियरिंग सर्विस जिसको बोलते हैं, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवा तो केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा। उसके बाद विधिक सेवा तो केंद्रीय विधिक सेवा हो जाएगा। सचिवालय सेवा तो केंद्रीय सचिवालय सेवा हो जाएगा। ऐसे प्रकार के बहुत सारे सेवाएं हैं। भारतीय वन सेवा है, भारतीय केंद्रीय अर्थशास्त्र सेवा है, केंद्रीय विदेश सेवा है। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो मिलकर लगभग 20 से 21 सेवाएं हैं जो केंद्र के अंतर्गत आती है। इन सेवाओं में केवल आगे केंद्रीय सेवा लग जाती है और राज्य सेवा में चलेंगे तो राज्य सेवा लग जाएगा। लेकिन जब केंद्रीय सेवा में आप आएंगे तो केंद्रीय सेवा में आप देखेंगे कि समूहों में इसको ग्रुप में बांटा गया है। समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ, 4 प्रकार के श्रेणी में इनको बांटा गया है। केंद्रीय सेवा में जो भी पद पर बैठने वाले अधिकारी होते हैं वो 4 प्रकार के श्रेणी में बढ़ जाते हैं, जिसमें से क और ख ये दोनों अधिकारी पद के लिए यानी अधिकारी रैंक की जॉब होती है, ऐसे आप समझ लीजिए। ग जो होता है वो आपका एक तरह से लिपिक उसको हिंदी में बोलते हैं, या कनिष्ठ लिपिक बोलते हैं उसको हिंदी में, यानी अगर आप शुद्ध हिंदी में और अपने लैंग्वेज समझना चाहें तो क्लर्क। क्लर्क की बात जहाँ तक आएगी वो ग श्रेणी का कर्मचारी कहलाएगा। और घ में जो सबसे छोटे पद होते हैं जैसे चपरासी हो गया, प्यून हो गया, इस प्रकार के पदों पर जिनकी नियुक्ति होती है वो श्रेणी घ के सदस्य कहलाते हैं। घ के आपको वो कर्मचारी होंगे। तो केंद्रीय सेवाओं को 4 भागों में बांटा गया है। क ख ग घ में समूहों के रूप में विभाजित किया गया है। लगभग क वाले और ख वाले इक्वल होते हैं। क वाले बड़े अधिकारी होते हैं, ख वाले छोटे होते हैं, लेकिन दोनों राजपत्रित अधिकारी होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों को यही नहीं पता होता है कि राजपत्रित अधिकारी किसे कहते हैं। गेस्टेड ऑफिसर आप नाम सुनते होंगे। ये इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब इनकी नियुक्ति होगी, इनका स्थानांतरण होगा या इनके बारे में किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई भी शिकायत होगा, कोई भी न्यूज़ होगी, यानी इनकी नियुक्ति हो या इनका ट्रांसफ़र हो, कोई भी अन्य प्रकार की सूचना होगी तो वो पेपर में छपता है, न्यूज़पेपर में निकलता है या मीडिया में चलता है। इसलिए इन अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी ये हैं वहाँ के किसी न किसी लेख या पत्र में इनका विवरण छपता है, इसलिए इन्हें राजपत्रित अधिकारी बोलते हैं। क और ख दोनों होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप राज्य सेवा में आते हैं तो राज्य सेवा में सबसे बड़ी सिविल सेवा होती है। अपना हर राज्य भी अपने यहाँ इस प्रकार की संस्था का आयोजन करती है, इस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं का भी स्थापना करती है और नीति के तहत उसका एग्ज़ाम लेती है। और इनके नीचे राज्य सेवा के जितने भी अधिकारी होंगे वो कार्यरत होते हैं। जैसे आप देखते होंगे आईएएस बनते हैं, आईएएस के नीचे आईएएस बनने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिला में, जिले के दूसरा नंबर का अधिकारी आपका एसडीएम या एडीएम होता है जो राज्य सेवा के अंतर्गत आता है। यानी इन्हीं अधिकारियों को कुछ नीचे करके नीचे पद पर लाने के लिए राज्य सेवा है। जो राज्य सेवा में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं, जिसमें सिविल सेवा है, पुलिस सेवा है, वन सेवा है, कृषि सेवा है, चिकित्सा सेवा है। जितनी भी सेवाएं इसमें थी वो सारी सेवाएं राज्य सेवा में भी है, केवल उसमें राज्य लग जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। जब राज्य सेवा हो जाएगा, राज्य सेवा मतलब राज्य सिविल सेवा, राज्य स्वास्थ्य सेवा, राज्य अभियांत्रिक सेवा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है अब उस राज्य के पहले उस राज्य का नाम भी लग जाएगा, यानी यूपी स्टेट सिविल सेवा, ऐसे आप कह सकते हैं। यूपी स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सर्विस, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है, नाम उनके पहले राज्यों का लग जाता है। ये राज्य सेवा में। तीसरा, 3 प्रकार की इन सेवाओं में अखिल भारतीय सेवा में 3 हैं। केंद्रीय सेवा में मैंने आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट का नाम बोला। अभियांत्रिक सेवा, सेंट्रल लगा देना है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सेवा, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, सेंट्रल फॉरेस्ट सर्विस, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्विस, फिर सेंट्रल फॉरेन सर्विस, ये सारे सर्विसों को मिलाकर केंद्रीय सेवा में लाया जाता है। राज्य सेवा में उस राज्य का नाम जुड़ जाएगा और सेवाएं वही रहेंगी। इस प्रकार से इनका पूरा विवरण बना है। लोकसभा के सदस्य जितने भी होते हैं इनकी सारी चीज़ों को देख रेख करते हैं, लेकिन इनका परीक्षा लेने का या इनका नीति कैसे बनेंगे, कैसे ये काम करेंगे, क्या होगा, ये सारी चीज़ें कराने के लिए संविधान में अलग से प्रावधान है और संविधान में अलग से संस्थाओं का निर्माण किया गया है, जिसे आप पढ़ेंगे 315 से 323 में। लोक सेवा आयोग इन तीनों परीक्षाओं को कराता है और लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं का सबसे ज़्यादा परीक्षाओं का आयोजन करता है। उसके बाद राज्य सेवा में आएंगे तो राज्य लोक सेवा आयोग
फिर आपको पढ़ने को मिलेगा। यानी जो भी इनकी नियुक्ति है, जो भी इनके प्रोसेस हैं, वो इनके अलग आयोग बने हुए हैं उनके द्वारा होते हैं, और इनका किस प्रकार से इनका क्या क्या करना है, कैसे इनको नियुक्ति देनी है, कितनी संख्या होगी, क्या क्या होगा, अगर भविष्य में इनके खिलाफ किसी प्रकार का कार्रवाई करना है तो वो लोक सेवा के अंतर्गत होता है। ये दो प्रकार के अलग चीज़ें हैं, इनको ध्यान से मेमोराइज़ कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए या पॉइंट्स लिखे हैं, लगभग इतने ही से प्रश्न आते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसे एक बार रिवाइज करना आपके लिए आवश्यक है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने पढ़ाई पर, अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर निरंतर लगे रहें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद।